यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपने नाम तो सुना होगा। ये इंडिया का सबसे टॉप एटॉमिक सेंटर है और बहुत सारे स्टूडेंट का ख्वाहिश होता है, ख्वाब होता है कि मैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाके साइंटिस्ट या जूनियर साइंटिस्ट का काम कर सकूं। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होता है कि अगर हमको यहां साइंटिस्ट बनना है, अगर वो साइंटिस्ट का सपना देख रहे हैं और साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि अपने देश का हम नाम रोशन करें, तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यानी कि बार्क में हम कैसे जा सकते हैं। तो आज मैं यहां तक जाने के लिए आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा और स्टार्टिंग में एक बात जरूर बता देता हूं कि यहां तक जाने के लिए जो आपको एग्जाम देना होगा उसमें केवल आपका 1 साल का 20,000 रुपया फीस है और जब आप पढ़ाई करोगे तो 1 साल में आपको 80,000 रुपया स्कॉलरशिप मिल जाएगा, यानी कि 60,000 रुपया तो आप फायदे में रहोगे। और पूरे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छा है तो बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए डायरेक्ट आप बार्क में साइंटिस्ट या जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पर जॉब पा जाओगे और आपका साल का 18 लाख रुपया पैकेज होगा। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आज इसके बारे में मैं एक एक बात पर चर्चा करूंगा। और एक बात और इंक्लूड कर देता हूं कि चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो या बायो का स्टूडेंट हो, सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और ये एग्जाम है नेक्स्ट एग्जाम के बारे में आज बात होगा कि कैसे नेक्स्ट एग्जाम आप दे सकते हो, उसकी पूरी कहानी चलेगी कि नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म कब निकलता है, इसका एग्जाम कब होता है, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसका मार्किंग स्कीम कैसा होता है, कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और कैसे पढ़ाई करके और कहां कहां मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके आप बार्क जैसे अच्छे एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे और थंबनेल पे भी देखे होंगे कि अगर आपका सपना साइंटिस्ट बनना है या आप स्टार्टिंग में जूनियर साइंटिस्ट के बेस पर काम करना चाहते हो तो बार्क जैसे संस्था में कैसे आप पहुंचे, इसके लिए नेस्ट नाम का एग्जाम होता है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और इसका एग्जाम का पूरा मतलब जानकारी देने के पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप वहां से इंटीग्रेटेड एमएससी करने पाओगे, यानी क्लास 12 के बाद आपका बीएससी और एमएससी 5 सालों का कोर्स होगा, यानी कि ये पूरा 5 साल का इंटीग्रेटेड क्या बोलते हैं एमएससी है। और इंटीग्रेटेड एमएससी करने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए आप बार्क जैसे यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मैं पहले भी इसका फुल फॉर्म बताया था, इसमें आप जूनियर साइंटिस्ट के क्या बोलते हैं पोस्ट पे काम कर सकते हो। सिर्फ आपको इंटरव्यू देना होगा, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, लेकिन पहले आपको नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करके 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी करना होगा। ठीक है, अच्छा बात करें कि सर 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी करने के लिए हमारा फी कितना लगेगा, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एक सेमेस्टर का फी केवल 10,000 रुपया है, एक सेमेस्टर का फी। और एक सेमेस्टर आपका केवल 6 महीने में होता है, यानी कि पूरे साल भर का फी आपका 20,000 रुपया होगा, यानी कि एक साल का 20,000 रुपया आपका फी होगा। लेकिन उसमें केवल ट्यूशन फीस नहीं होगा, आपका रहने का भी फी उसमें क्या बोलते जुड़ जाएगा, यानी कि जो आपको रूम मिलेगा, जो आपको हॉस्टल मिलेगा, उसका भी फीस उसमें इंक्लूडेड रहेगा। अच्छा एक बात और बताऊं कि क्या सर इसमें खाने का भी रहेगा, यानी कि जो हॉस्टल में खाना मिलेगा क्या उसका भी चार्ज है? नहीं, तो उसमें खाने का चार्ज छोड़ के रहने का और ट्यूशन फीस का एक साल का 20,000 रुपया है। अच्छा अब आगे बढ़े कि क्या स्कॉलरशिप मिलता है, तो स्कॉलरशिप इसमें मिलता है 80,000 रुपया, एक साल में आपको स्कॉलरशिप मिलता है 80,000 रुपया और सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को नहीं मिलेगा, सभी बच्चे को इसमें स्कॉलरशिप मिलता है। वहीं बात करें कि सर अगर ये 5 साल का हम कोर्स कर लेते हैं और कोर्स करने के बाद हम किसी भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाएं, जैसे मैंने बार का ही नाम बता दिया, तो हमारा एवरेज पैकेज कितना होगा, तो आपका एवरेज पैकेज एक साल का 18 लाख रुपया होगा। तो यहां बात हो गया फी का, दूसरी बात हो गया स्कॉलरशिप का और तीसरी बात हो गया सैलरी का। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में लड्डू फूट रहा होगा कि अगर ये एग्जाम हमको देना है और देकर साइंटिस्ट बनना है तो जल्दी से जल्दी सर पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे। तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आता हूं, उसके बाद मैं आपको क्या बोलते हैं पेपर पैटर्न बताऊंगा, फिर मार्किंग स्कीम बताऊंगा। बात समझ में आया कि नहीं है? हाँ, और ये भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलता है, कब तक क्या बोलते हैं इसका फॉर्म भराता है, कब इसका एग्जाम क्या बोलते होता है और कब रिजल्ट आता है। सारी बातें एक एक करके क्लियर होगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए।
एक बात मैं बता दूं कि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होता है वो नेक्स्ट एग्जाम जो है नाइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। नाइजर एक संस्था है जो कि भुवनेश्वर में है, तो वो संस्था इसको कंडक्ट कराता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो नीट है, नीट का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए कंडक्ट कराता है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जाम होता है उसको नाइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है, ठीक। अच्छा, जब आप नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग के बाद इंडिया में दो ही क्या बोलते हैं जगह है जहां पे आपका एडमिशन होगा। एक आपका नाइजर भुवनेश्वर में होगा और दूसरा आपका मुंबई की यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है ना। तो ये दो जगह हैं जो कि आपको नाम लिखा मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो एक भुवनेश्वर में और दूसरा मुंबई में, दो जगह आप पढ़ाई करने के लिए पाओगे। इसमें से जो आपका भुवनेश्वर वाला है उसको टॉप पे माना जाता है, और जो आपका क्या बोलते हैं मुंबई वाला है उसको क्या बोलते हैं सेकंड रैंक पे माना जाता है। तो बच्चों का सबसे पहले ख्वाहिश ये होता है कि जो भुवनेश्वर वाला नाइजर है हम वहां जाके क्या बोलते हैं पढ़ाई करें। तो अगर आपका नंबर अच्छा होगा तो आप इसमें जाओगे, और थोड़ा नंबर क्या बोलते हैं कम होगा तो आप क्या बोलते हैं मुंबई वाले में जाओगे। अब आप जानना चाहोगे सर कट ऑफ कितना होगा, तो स्टूडेंट कट ऑफ के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूं। वैसे आज सारी डिटेल तो मैं नेक्स्ट का बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूं। तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट कट ऑफ, या केवल कट ऑफ लिख दीजिएगा इस वीडियो में, तो मैं समझ जाऊंगा। तो मैं भुवनेश्वर नाइजर और मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कट ऑफ बता दूंगा कैटेगरीज वाइज। भुवनेश्वर में कैटेगरीज वाइज जनरल का, ओबीसी का, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से मुंबई के लिए बता दूंगा। तो कट ऑफ पर एक स्पेशल वीडियो बन जाएगा, आप बस कमेंट कर दीजिए कि कट ऑफ, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो आप दो जगह पढ़ाई करने के लिए पूरे इंडिया में पाओगे, एक कहां भुवनेश्वर में, दूसरा कहां मुंबई में। अगर इसके आगे हम बात करें कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कब निकलता है, तो एक एक करके मैं सारी डाटा लिख के लाया हूं, एक एक करके आपको बताता जाऊंगा और स्क्रीन पे लिखता भी जाऊंगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 2025 के मार्च में रिलीज होगा, और मार्च के मतलब क्या बोलते हैं तीसरे क्या बोलते हैं वीक में, थर्ड वीक में रिलीज होगा। अच्छा, एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए कि अभी ये टेंटेटिव है, कोई गारंटी नहीं है कि, लेकिन 99% आप मान के चलिए कि मार्च में इसका एग्जाम होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर इसका एग्जाम आगे पीछे हुआ तो आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन 99% आप मान के चलिए कि मार्च में ही एग्जाम होगा। अच्छा, आगे बात करें कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भराता है, क्योंकि मार्च के तो लास्ट वीक में निकलता है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका मई तक भराता है, और मई के क्या बोलते हैं लास्ट वीक तक, यानी कि चौथे क्या बोलते हैं वीक तक भराता है। आप मान के चलो पूरे मई तक भराता है, यानी मार्च में निकलता है और मई तक इसका फॉर्म भराता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करें कि सर इसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका एडमिट कार्ड आप जून के तीसरे वीक में डाउनलोड कर सकते हो। इसके आगे बात करें कि सर एग्जाम इसका किस डेट में होने वाला है, तो इसका एग्जाम आपका जून में होगा, वो भी जून के क्या बोलते हैं लास्ट वीक में। अच्छा, बात करें कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट आपका जुलाई में आएगा, वो भी जुलाई के सेकंड वीक में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपने सुन लिया। अब आप जरूर जानना चाहोगे कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए, क्योंकि हम एलिजिबल हैं या नहीं है इसके लिए हमको जानना है। तो एक बात मैं बता दूं कि अगर आप साइंस साइड से हो, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप बायो से हो, अगर आप साइंस साइड से हो, चाहे आपका इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, ये दोनों बच्चे एलिजिबल हैं एग्जाम को देने के लिए। और चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये भी क्या बोलते हैं एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल बॉयज के लिए है, या ऐसा नहीं है कि ये केवल गर्ल्स के लिए है। जैसे आप जानते हो कि एम्स में बीएससी नर्सिंग जो ऑनर्स है वो केवल लड़कियां देती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग एलिजिबल हैं, और साथ साथ चाहे मैथ के हो चाहे बायो को हो, दोनों लोग एलिजिबल हैं। बात करें कि सर इसमें एज लिमिट कितना है, तो नो एज लिमिट, एज लिमिट की कहीं कोई टेंशन नहीं है, आपका कितना भी एज हो आप फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो आपका 12th पास आउट होना आवश्यक है, या आप 12th अपीयरिंग में हो, यानी कि मान लीजिए 2025 में आप फॉर्म भरने जा रहे हो, तो 2025 में हो सकता है अभी आपका रिजल्ट ना आया हो और आप क्या बोलते क्लास 12th में रहे हो, तो 2025 में जो बच्चे क्या बोलते बोर्ड एग्जाम देंगे वो बच्चे भी 2025 में भर सकते हैं, पहली बात। और जो बच्चे पास आउट है वो भी भर सकते हैं, लेकिन एक बात और जान लेना कि पीछे के 2 ड्रॉप वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे 2024 में जो बच्चा पास आउट किया होगा, 2023 में जो बच्चा पास आउट किया होगा, वही बच्चा 2025 में भरेगा। हाँ, एज आपका कितना भी हो इससे मतलब नहीं, जैसे हो सकता है आपका एज उम्र जो है 35 साल हो, क्योंकि आप क्लास 12 बहुत लेट पढ़ाई किए, तो 35 साल है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप 12th कितने साल पहले पास थे। तो जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उसके पहले 2 साल ड्रॉप आउट वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं।
मेरे कहने का मतलब जैसे मान लो 2030 में आप एग्जाम दो, एक समझाने की बात कह रहा हूं, तो 2029 में जो बच्चा पास हुआ होगा और 2028 में जो बच्चा पास हुआ होगा, ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, परसेंटेज क्राइटेरिया की बात कर लें कि क्लास 12 में परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो और जनरल में ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए 12th में। और अगर आप इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। आपका मिनिमम 55% यानी कि 55% होना चाहिए, यानी कि 5% का छूट दिया गया है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए। अच्छा, अगर इसकी हम आगे बात करें कि सर पेपर किस मोड में होगा, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, तो बच्चों मैं बता दूं कि इसका पेपर ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड आप जानते होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भराता है सर, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी इसका ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। आगे बात कर लें सर जो एग्जाम होगा उसका मीडियम कैसा होगा, हिंदी या इंग्लिश, तो ये पेपर केवल इंग्लिश में आता है, लेकिन चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन पेपर इंग्लिश में ही आएगा। अच्छा, आगे बात करें कि एग्जाम की फ्रीक्वेंसी बताइए सर, यानी कि साल में कितनी बार ये एग्जाम होता है, तो साल में केवल एक बार ये एग्जाम होता है, जो कि मैंने बताया कि मार्च महीने में इसका फॉर्म आउट होगा। अगर डेट आगे पीछे हुआ तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अच्छा, अगर इसके आगे बात करें कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए आप लोग कमेंट में बार बार परेशान हमको करेंगे, आप कहेंगे कि सर मान लीजिए हम बायो से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा, और जो बच्चे मैथ हैं वो कहेंगे कि हमारे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा केवल। ऐसा नहीं है, चाहे आप बायो से रहो चाहे आप मैथ से रहो, आपका चारों सब्जेक्ट आने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो। हाँ, मैथ और बायो जो है वो बहुत हाई लेवल का नहीं रहेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स की अपेक्षा लो लेवल का रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो बच्चा बायो से है वो मैथ नहीं कर पाएगा सही से, और जो बच्चा मैथ से है उसको बायो के क्वेश्चन नहीं पता होगा, तो बायो और मैथ के बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक, अच्छा आगे चलें, टोटल क्वेश्चन कितना होगा, तो टोटल क्वेश्चन आपका 68 होगा, यानी कि 68 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना? इसके आगे चलें, सर कितने नंबर का ये पेपर होता है, तो आपका 200 नंबर का ये पेपर होगा। वैसे मैं मार्किंग स्कीम अभी आपको बताऊंगा। ठीक, अच्छा ड्यूरेशन की बात कर लें तो 3.5 घंटे का ये पेपर होता है। अच्छा, अब इतनी बातें जानने के बाद आप जरूर जानना चाहोगे कि सर इसका मार्किंग स्कीम बताइए। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ ये चारों सब्जेक्ट आएगा, चाहे आप बायो से हो या आप मैथ से हो, तो ये 4 सेक्शन आपके होंगे और चारों सेक्शन में 17 क्वेश्चन होगा। तो सोचो 17 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी 17 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 68 क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन 17 में जो 12 क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि एमसीक्यू होगा। अब आप कहोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से केवल एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होगा, केवल एक ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका 12 होगा, और अगर आप सही करते हो तो आपको प्लस 2.5 नंबर मिलेगा, यानी कि 2.5 नंबर मिलेगा। और अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग है, यानी सही करने पे तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा और गलत करने पे निगेटिव मार्किंग 1 होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए 12 में अगर आप 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपका आ जाएगा 30, यानी 30 नंबर आपका ये 12 क्वेश्चन से हो गया। अब बचा 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि एमएसक्यू होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। तो सोचो 5 क्वेश्चन अगर आपका एमएसक्यू होगा तो 5 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20 क्या बोलते हैं नंबर का हो गया। तो 30 नंबर एक पार्ट से, क्योंकि मैंने बोला 4 सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, तो मान लो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं अभी, तो फिजिक्स में आपका 30 नंबर आपके एमसीक्यू के होंगे और आपके 20 नंबर आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के होंगे, यानी कि एमएसक्यू के होंगे, यानी टोटल 50 नंबर आपका होगा। तो 50 नंबर 17 क्वेश्चन, जिसमें 12 क्या होगा बताओ, 12 जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 5 क्या होगा बताओ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आप तुक्का लगा के भी आ सकते हो, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री की बात कर लें, बायो की बात कर लें और मैथ की बात कर लें, तो उसमें भी आपका 17 क्वेश्चन होगा, जिसमें 12 आपका एमसीक्यू होगा और 5 आपका एमएसक्यू होगा। और जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम फिजिक्स की तरह ही होगा, जो मैंने फिजिक्स वाला बताया उसी टाइप का ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल आपका अगर 17 क्वेश्चन देखा जाए तो चारों में आपका मिला के 68 क्वेश्चन हो रहा है, और टोटल नंबर की बात कर लें तो 200 नंबर का होगा, और ड्यूरेशन 3.5 घंटा का होगा। अब आप कहोगे कि सर
हम पढ़ाई कहां से करें, कैसे हमको पता चलेगा कि इस किताब से पढ़ना जिसकी वजह से नेक्स्ट एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो जाए। तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लास 12th का एनसीईआरटी आप ले लो, जो आपका न्यू एनसीईआरटी है। 11th और 12th दोनों का आप एनसीईआरटी खूब अच्छे से तैयार कर डालो। वैसे 12th से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 11th से भी क्वेश्चन आता है। तो 11th और 12th का जो नया वाला एनसीईआरटी है उसको आप घोलकर पी डालो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ चारों सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, और क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी का पूरा लगा लेना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई साइड बुक है, वैसे मैं किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहता हूं कि ये एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन बच्चों ने नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हमको कहा था कि सर नीट एग्जाम के लिए कौन सा बुक लें साइड, कौन सा बुक लें साइड। तो एक वीडियो में मैंने बता दिया है, आप चाहो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर इसमें मैंने कुछ किताब सजेस्ट किया है, कुछ बुक सजेस्ट किया है, अगर आप वो बुक लेकर प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी इस एग्जाम के बारे में पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे मतलब इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए कंपटीशन उतना हाई नहीं है, थोड़ा लो है। तो आप क्या बोलते हैं ये वाला अगर आप देख लोगे तो मैंने इसमें नीट के लिए बताया है, लेकिन जो मैंने बुक सजेस्ट किया है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ सभी आता है। तो इसमें साइड बुक के बारे में मैंने बताया, तो आप नीट वाला वीडियो देखकर आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। वैसे आपको 11th और 12th का न्यू एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का तो पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, अगर आगे बात करें कि सर सीट की बात कर लें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दिया, और साथ साथ मैंने मार्किंग स्कीम भी बता दिया, पेपर पैटर्न भी बता दिया, ठीक है ना, और इंटीग्रेटेड क्या बोलते हैं कोर्स है, ये सब के बारे में तो बता ही दिया। अब आप जरूर जानना चाहोगे कि सर सीट्स कितनी होगी, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 2 जगह पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसा आपका नंबर होगा काउंसलिंग के बाद। वैसे पहले पे तो आपका आता है नाइजर क्या बोलते हैं भुवनेश्वर, तो मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। लेकिन इसमें से मैं आपको नाइजर के लिए बता देता हूं कि नाइजर में जनरल स्टूडेंट के लिए 101 सीट है। वहीं अगर हम सीईबीएस की बात कर लूं, यानी कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, उसमें जनरल के लिए 23 सीट होती है, ठीक। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की बात कर लें नाइजर में तो 0 सीट है, और सीईबीएस में केवल 6 सीट है। अगर हम ओबीसी एनसीएल की बात कर लें तो नाइजर में 54 सीट है, और क्या बोलते हैं मुंबई में 15 सीट है, यानी कि 15 सीट है। अगर हम एससी की बात कर लें तो नाइजर में 30 सीट है, और सीईबीएस में केवल 9 सीट है। अगर हम एसटी की बात कर लें तो नाइजर में 15 सीट है, और सीईबीएस में 4 सीट है। और अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें 5% सीट इन ईच कैटेगरी, जो प्रत्येक कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें क्या बोलते हैं 5% सीट पीडब्ल्यूडी का है, चाहे वो नाइजर की बात कर लें चाहे सीबीईएस की बात कर लें। तो नाइजर में टोटल अगर हम बात कर लें तो 200 सीट है। नाइजर यहां कहने का मतलब जो भुवनेश्वर की बात हो रहा है, क्योंकि नाइजर जो संस्था है वो भुवनेश्वर में है, ठीक। अच्छा, वहीं सीईबीएस की बात कर लें जो कि मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी बताया, इसमें टोटल 57 सीट है, तो केवल इतनी ही सीट है। वैसे मैंने आपको कहा था कि कट ऑफ के लिए आप कमेंट करो, आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें मैंने सारी चीजें आपको क्या बोलते हैं बता दिया कि ये सब सारी चीजें क्या है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया, मैंने बता दिया कि पेपर पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, कितनी सीट है। और अगर सैलरी की बात तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर आप क्या बोलते हैं जूनियर क्या बोलते हैं साइंटिस्ट बन रहे हो तो आपका 18 लाख रुपए पैकेज 1 साल का हो जाएगा, ठीक। और पढ़ाई के लिए जो फीस वगैरह तो बताया कि केवल आपका 1 साल का 20,000 रुपया फीस है, और क्या बोलते हैं आपको स्कॉलरशिप 80,000 रुपया 1 साल में मिलेगा। तो स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में सारी चीजें कवर कर दिया है। हाँ, आपको अगर क्या बोलते हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाना है तो केवल आपका जूनियर साइंटिस्ट का ही पोस्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं, बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं। तो आपको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अगर जाना है तो किस किस तरीके से आप जा सकते हो, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। आप बस इतना लिख देना बार्क, या आप लिख देना बार्क जॉब्स, तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या कह रहे हो। तो उस पर भी वीडियो बन जाएगा कि बार्क में अगर आपको जाना है तो जाने के कौन कौन से तरीके हैं। जैसे सारे तरीकों में से एक तरीका मैंने नेक्स्ट एग्जाम के लिए बता दिया कि आप क्लास 12th के बाद नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म मार्च में आएगा, भरिए, 11th 12th की सिलेबस अच्छे से पढ़ाई करिए, और इसको क्वालिफाई करके आप बार्क जैसे एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा सकते हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। उसके बाद भी कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बेझिझक कमेंट करो कि सर इस जगह डाउट है। जब आप फीडबैक दोगे तो ही मैं सुधार करूंगा। मेरी अच्छाई मेरी बुराई दोनों बताना जरूरी है। अच्छाई ना भी बताओ तो चलेगा, लेकिन बुराई जरूर बताना, क्योंकि अगर आप बुराई बताओगे तो ही मैं अगली बार सुधार करूंगा। आप बिल्कुल कमेंट करिएगा अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ है तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।